Yes, good morning, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. And आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर दैट इज चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स वाला टॉपिक आपने प्रॉपर वे से अटेंड किया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई टॉपिक आपने मुझसे क्लियर करना है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो आइए, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक, जो कंटिन्यूटी में हम दो टॉपिक्स अब करेंगे. दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. क्लियर? दैट इज चैप्टर नंबर 9 इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, कि कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं वो किस वे से बनने चाहिए एंड कंपनीज एक्ट ने क्या क्या सेक्शंस उनके ऊपर एप्लीकेबल किए, उनके बारे में हमने क्या करनी है, ऐसा डिटेल्ड डिस्कशन करनी है. एंड चैप्टर नंबर 10 इज ऑल अबाउट ऑडिटिंग. दैट मीन्स ऑडिटर्स जो होंगे कंपनी के, दैट मीन्स हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होंगे वो बेसिकली अकाउंट्स का ऑडिट कैसे करेंगे, हमारी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, हमारी अपनी रेम्यूनरेशन के बारे में एंड वैकेंसीज वगैरह, ऑल प्रोविजंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे. क्लियर? दैट मीन्स चैप्टर नंबर 10 इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स. क्लियर? उनके बारे में. अब सर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हमें इस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 9 में जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज हम रीड आउट करने जा रहे हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मेनली रीड आउट करने को मिलेगा. जैसे कि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं यहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर, चैप्टर नंबर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए एंड रेलेवेंट सेक्शंस जो हैं कंपनीज एक्ट के, कुछ सेक्शंस ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए. दैट मींस वेरियस प्रोविजंस आपको प्रोवाइड की जो आपने कंप्लाई करवानी है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब आप कंपनी की बुक्स बनाएंगे, जब आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे तो आपको इन सेक्शंस का कंप्लायंस वहां पे करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कहते जी व्हाट डू यू मीन बाय, डेफिनेशन आपके सामने रखी गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है. डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40. यस, अब लेटेस्ट नवंबर 18 में भी आपके सामने ये डेफिनेशन पूछी गई. व्हाट डज द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन रिलेशन टू अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, which companies need not prepare a कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्योंकि यही सेम क्वेश्चन, सेम पॉइंट आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एग्जम्पशंस किसी को प्रोवाइड की गई हैं. या अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बात कर रहे हैं कि मुझे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा. हालांकि जो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके एएस के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, एएस का मैंने जब इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया था वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 मेन चीज क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं. नंबर 1 इज बैलेंस शीट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 इज नोट्स ऑन अकाउंट्स. तो ये 4 चीजों को मिला के, इन चारों कंपोनेंट्स को मिला के आपकी क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं. सर वही तो हमें डेफिनेशन के थ्रू क्लियर करेगा. यस प्लीज. द टर्म financial statement is defined under clause 40 of section 2 as follows. Financial statements in relation to a company includes. Clear? Includes क्या क्या include करेगा सर? Balance sheet at the end of financial year, profit and loss for the financial year. Clear? That means in case of company carrying on activity नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उनके केस में सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, तो वो तो हमें डीम्ड है सर. इतना मतलब डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है. अरे अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी तब भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना. अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में क्या बनेगा, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा. नेक्स्ट इज सर कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक बार तो उन्होंने ये चीज इंक्लूड करी यहां पे कि सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी. एंड एक शॉर्ट वर्ड हम बोलते हैं सॉकी, SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. इक्विटी जो चेंज हो रही है, इक्विटी मतलब सर, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड जिसे हम वर्ड बोलते हैं, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल. क्लियर? जिसे आप नेटवर्थ बोलते हैं,
उसमें जो चेंजेस होंगी सर वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी वहां पे बनाई जाएगी। क्लियर? इफ एप्लीकेबल, देखो स्पेशल लिखा भी हुआ है, इफ एप्लीकेबल, अगर आपके केस में बनेगी तो बनाओ, नहीं अदरवाइज ड्रॉप आउट। क्लियर? एंड द लास्ट इज एनी एक्सप्लेनेटरी नोट अनेक्स्ट टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 4। तो मतलब ऊपर वाले जो पॉइंट्स हमने आपको बताए कि नंबर 1 इज बैलेंस शीट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इनके रिलेटेड टू अगर आपको कोई एक्सप्लेनेटरी नोट प्रोवाइड करना भी है, क्लियर, अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ। सर कुछ केस तो क्या होता है कि आप स्पेशली अटैच करते हैं और कुछ ऑलरेडी पार्ट ही बनते हैं अकाउंट्स का। तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट नोट्स ऑन अकाउंट्स। क्लियर? क्योंकि मोस्टली जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस समझने का मेन पॉइंट होता है वो क्या होते हैं सर, नोट्स ऑन अकाउंट्स ही होते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम नया फॉर्मेट बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, वहां पे तो सर आप कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड ही नहीं करते। वहां पे तो जो हेड लिखा हुआ है वही हेड के सामने आपने जस्ट अमाउंट डालनी है, तो उसके जो शेड्यूल्स हैं उनके जो नोट्स ऑन अकाउंट्स हैं वो डिटेल उनकी नोट्स ऑन अकाउंट में से पता लगती है कि अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किस किस तरह की सेल है, परचेजेस के अंदर क्या क्या मटेरियल परचेज किया गया। सर इतनी डिटेल कभी भी एसपीएल में नहीं होती। क्लियर? या वर्ड अगर मैं कह रहा हूं कि फिक्स एसेट्स आपने लिखी तो कौन कौन सी फिक्स एसेट हैं ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा होगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में जाओ, वहां पे जाके उसका शेड्यूल चेक करो एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। इज दैट क्लियर? सो इसीलिए ये तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेटरी नोट, जिसको सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे अपने जैसे लोग, अगर नॉर्मल सी बात है मेरे को किसी कंपनी की बैलेंस शीट अकेली पकड़ा दो तो मुझे क्या पता इस हेड के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। जब तक आप मुझे उसके नोट्स ऑन अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वेरियस शेड्यूल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि क्या चेंज हो रहा है, पिछले साल क्या था, इस साल क्या पोजीशन है। तो जब तक आपकी एक्सप्लेनेटरी नोट आपके पास नहीं होंगे तब तक सर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर वे से रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जजमेंट नहीं बना पाऊंगा। क्लियर? आफ्टर दैट provided that FS with respect to one person company, small company, dormant company and private company, clear, if such private company startup, बट ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी कौन सी सर, वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप वाली है, मींस अभी रिसेंटली स्टार्टअप कंपनीज में उनका नाम आया है, which has not committed any default in filing with the registrar its financial statement or annual return। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम वर्ड बोलते हैं एनुअल फाइलिंग। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले सर, इसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, एनुअल फाइलिंग। दैट इज एक तो सर सेक्शन 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर, एंड सेक्शन 92 के अंदर आपको एनुअल रिटर्न, क्लियर। तो बेसिकली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको आरओसी के पास क्या करवाने होते हैं, सबमिट। अगर मैंने आपको क्या कहा कि देखो जी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, क्लियर, अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया इन द एनुअल फाइलिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल फाइलिंग? अरे दैट मींस 137 के अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना विद द रजिस्ट्रार एंड सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग टू एनुअल रिटर्न फाइल करना विद द रजिस्ट्रार। अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो मे नॉट इंक्लूड, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको सीएफएस दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऊपर दोबारा पूछूं, विच कंपनीज नीड नॉट प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर आंसर बिल्कुल सामने है, सिंपल सा सर आंसर है, कोई खास बात नहीं है कि नॉर्मली 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, बेसिकली जो स्टार्टअप है, अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया सेक्शन 137 का एंड 92 का, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उनको कैश फ्लो देने की जरूरत नहीं है। दैट मींस उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कोई कंपल्शन नहीं है।
And explanation: for the purpose of this act, the term startup or startup company means a private company incorporated under this act or any previous act and recognized as a startup in accordance with the notification issued by the, मतलब जिसको नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो अपनी डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, क्लियर, आईपीपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा उसको अगर स्टार्टअप के अंदर कवर किया गया तो वो कंपनीज, दैट मींस एलिजिबल कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज में होंगी, उन्हीं कंपनीज को ये माफ है, प्राइवेट कंपनीज को ये माफ है, अदरवाइज किसी को कोई माफी नहीं है। क्लियर? तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके लिए क्या क्या टर्म इंक्लूड होगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी तक तो हमने जो रिवाइज किया, अभी तक तो जो पढ़ा यही था कि देखो एक बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हाट एवर द केस, एक सीएफएस होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड उसी के बारे में अभी एग्जाम्पशन भी हमने रीड आउट की। एंड नेक्स्ट इज सोकी, दैट मींस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, अगर आपके केस में एप्लीकेबल होगी तो आपको भी वो मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट। क्लियर? या तो आपने अलग से अटैच किए या वो ऑलरेडी आपके अकाउंट्स का पार्ट बनते हैं। वैसे तो सर वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ है। क्लियर? क्योंकि उनके बिना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अधूरी हैं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कौन से हेड के अंदर कौन सा खर्चा डाला हुआ है जब तक मैं उसके वेरियस नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं रीड आउट करूंगा जहां पे सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी होती है। तो डिस्क्लोजर तो वहां पे गिवन है सर, मैं फ्रंट पेज पे क्या रीड आउट करूंगा? फ्रंट पेज पे तो जस्ट ये देख लूंगा कि बैलेंस शीट हाँ इतने से मैच कर रही है और प्रॉफिट एंड लॉस में इतना प्रॉफिट है, बट उसकी डिटेल्ड डिस्कशन कहां पे मिलेगी? नोट्स ऑन अकाउंट्स। क्लियर? सो आइए मेन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 128 क्योंकि सर 127 आप पीछे ही चैप्टर नंबर 8 दैट इज पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का लास्ट सेक्शन 127 आप खत्म करके आए थे। तो 128 से लेके यहां पे अगर मैं आपको पहले बता दूं सर, इस टॉपिक के अंदर जो सेक्शंस, ये आप ऊपर से रब कर देते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, सेक्शन 128 से लेके 139 तक, सॉरी 138 तक हम इस टॉपिक में क्या करेंगे? रीड आउट करेंगे। एंड 139 से लेके नेक्स्ट आगे जो सेक्शंस होंगे 148 तक वो कहां पे रीड आउट करेंगे? चैप्टर नंबर 10 में। क्लियर? सो बेसिकली हमने ये ऑलमोस्ट 11 सेक्शंस हुए हमारे पास। ये 11 सेक्शंस की डिटेल डिस्कशन हमने कहां पे करनी है? इस चैप्टर नंबर 9 में करनी है। दैट मींस एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको नॉर्मली सेक्शंस भी लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इन दो टॉपिक्स की गारंटी मेरी है कि नॉर्मली मैं आपको सेक्शंस 1 by 1 लर्न करवा दूंगा सारे, कि कौन कौन सा सेक्शन आपने कैसे किया था। क्लियर? जैसे जैसे रिवीजन हम लोग करेंगे, दैट मींस अभी तो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बट आप रिवीजन के टाइम जब पढ़ेंगे ना आपको सेक्शंस ऑलरेडी याद होने शुरू हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। इवन चाहे आप फोकस भी ना करना, फिर भी आपको बार बार वो माइंड में जब आएंगे ना, आपको अपने आप ही वो रिटेन होने क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। यस, दैट इज सेक्शन 128, लोकेशन, मैनर, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और सर यहां से हमारा टॉपिक बहुत ही लीनियंट, दैट मीन्स इतना लिबरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोई ज्यादा दिमाग पे अपना बोझ डालने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कैसे इसको समझूंगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने क्या कर रखी है? एक्सप्लेन कर रखी है। आइए, प्रेपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, एवरी कंपनी shall means mandatory, prepare and keep books of accounts and other relevant books and papers and financial statements। वो तो पता ही है सर, हर साल आपने अपनी बुक्स बनानी है और हर साल आप अपनी बुक्स को फाइनलाइज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्लियर? बुक्स एंड पेपर, बुक एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो मतलब ये डेफिनेशन भी आपके सामने वो क्या कर गया? क्लियर कर गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये मत समझना कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर, राइटिंग, मिनट्स, रिकॉर्ड्स, जो भी रजिस्टर्स आप मेंटेन कर रहे हैं, इधर इन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और इन फिजिकल फॉर्म है, तो वो आपको सारे मेंटेन करने पड़ेंगे।
मेथड या फिर आप बोल सकते हो मैनर ऑफ प्रेपरेशन। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट गिव a true and fair view of the state of the affairs of the company including its branch office। इवन चाहे मैं कह रहा हूं कि मेरी ब्रांचेस भी हैं, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस वे से मेंटेन करूं, इस वे से प्रिपेयर करूं कि वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू। और वैसे भी सर अकाउंटिंग का मेन पॉइंट ही यही है, अकाउंटिंग की फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस ही यही है कि अकाउंटिंग इस वे से होनी चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर लोगों के सामने लेके आए। तो ये तो सर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ चुके, T&F, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं, दैट मीन्स हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी में किसी ना किसी वे से इंटरेस्टेड हैं, उनको एक रियल पिक्चर, उनको एक ट्रू, सही, फेथफुल पिक्चर उनके सामने लाई जाए कि कंपनी की पोजीशन है क्या। क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि अकाउंट्स आपके मिसलीडिंग नेचर के नहीं होने चाहिए, उनमें कोई फाल्सिफिकेशन या उनमें कोई अपनी मतलब चेंजेस वाली कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन टाइप कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू आपके सामने होना चाहिए। एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑफिस। और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस वे से हो कि वो कल को एक्सप्लेन कर पाए कि ट्रांजैक्शन हुई क्या थी। जैसे लाइक सर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं नीचे एक नरेशन लिखते हैं, क्लियर, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड फॉर दिस मंथ, हम वो नरेशन क्यों है वहां पे लिखते हैं, या नरेशन की प्रोविजन अगर हम देखें कि जब आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वहां पे नरेशन वहां पे क्यों लिखवाई जाती है आपसे, ताकि कल को आप उस नरेशन के बेसिस पे आप अपनी एंट्री को एक्सप्लेन कर पाए कि ये एंट्री हमने किस पर्पस के लिए की थी। दैट मीन्स ये जो खर्चा हुआ था या ये जो रिवर्सल हमने किया था ये क्यों किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन आप वहां पे नीचे नरेशन में मेंशन कर देते हैं। नहीं अदरवाइज सर इतनी सारी एंट्रीज हैं, मैं ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन लर्न तो नहीं रख सकता, मुझे थोड़ी होएगा याद। तो मैंने वहां पे क्या किया कि कल को बाय चांस मैं भी भूल जाऊं तो मैंने वहां पे नरेशन की प्रोविजन डाल दी कि वहां पे ही एक्सप्लेन कर दो, कि ताकि देखने वाले को ट्रांजैक्शन देख के ही समझ में आ जाए कि ये ट्रांजैक्शन करी क्या हो रही है। एंड नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। सर ये कर दिया मैंडेटरी, मस्ट वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, क्लियर, दैट मीन्स यहां पे कंपनी में कैश बेसिस वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। क्लियर, यहां पे कैश बेसिस वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। आपको अपनी बुक्स मस्ट एक्रूअल बेसिस पे ही बनानी पड़ेगी, कोई यहां पे आपका कैश सिस्टम नहीं चलेगा। और यही चीज मैं आपको लिंक करवाऊंगा एएस के साथ, वहां पे आपसे पूछूंगा भी कि ये पॉइंट आपने कहां पे रीड आउट किया। इज दैट क्लियर? एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सर, वैसे भी आज के टाइम में हमारा चलता ही क्या है, डबल एंट्री बुक सिस्टम। क्लियर, दैट मीन्स एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, क्लियर, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। वो तो प्योरली सर हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग ही चल रही है ना स्टार्टिंग से। कहते नहीं, मैं सेक्शन में मैंडेटरी कर रहा हूं कि आपने सिंगल एंट्री सिस्टम तो छोड़ ही दो परे, कि आपने डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, प्लस एक्रूअल बेसिस पे करनी है, प्लस आपकी ट्रांजैक्शन कल को एक्सप्लेन हो पाए, प्लस एंड द वन इज आपकी जो अकाउंटिंग है वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है जी सर, ये सारी बातें हमें समझ में आ चुकी। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर सर, हालांकि मैं डेफिनेशन कई बार रीड कर चुका कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकता हूं? अरे बिल्कुल सर, आज के टाइम में जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं सारी की सारी बनती ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अरे आज के टाइम में या तो सर टैली अकाउंटिंग चलती है, टैली का सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, या बिजी सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर, बथेरे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं अकाउंटिंग के। क्लियर, तो नॉर्मल सी बात है। या फिर आजकल तो नया कॉन्सेप्ट होने लग गया क्लाउड अकाउंटिंग सर, ऑनलाइन अकाउंटिंग चल रही है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो, कुछ अगर सुना हो, क्विक बुक्स, जो क्विक बुक्स वाले हैं वो आपको बेसिकली क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जस्ट अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालें एंड जितना भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है वो अब क्लाउड पे मेंटेन करें, एंड फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस दैट डाटा, कि आप उस अकाउंटिंग को जैसे मर्जी एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा डाटा ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, हमारे डाटाबेस में पड़ा है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? यस, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स मे बी केप्ट।
मे बी आपकी मर्जी है, मे बी kept in electronic mode in such manner as may be prescribed. Rule 3 of the company's accounts rules 2014 prescribe the following manner. क्या अब वही इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझाएगा आपको. द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल रिमेन असेसिबल इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंडिया में वो असेसिबल होनी चाहिए, ठीक है. द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली in the original format or in a format which shall present accurately the information generated, sent or received. मतलब completely retain आप भी करेंगे उसको इन प्रॉपर वे में कि जब भी आपको जनरेट करनी पड़े आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से जनरेट कर सकें. क्लियर. द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल रिमेन कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड. दैट मीन्स ये नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा हूं तो वहां पे भी हम अपनी मतलब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई एंट्री एक बार कर दी तो मैं वो एंट्री को जल्दी जल्दी चेंज ना कर पाऊं, या अदरवाइज मैं छोड़ो कोई अदर पर्सन भी वहां पे चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो मेरे पीसी से, मेरे सर्वर से वो एंट्री डाली गई और मेरे सर्वर से ही वो क्या होगी, रिवर्स होगी. तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी एंट्रीज को क्या किया गया, सिक्योर किया गया. ऐसा तो नहीं है कि आज रेंट डाल दिया, पता लगा जी सैलरी पे कर दी, बाद में उसका रिवर्सल मार दिया, या उसमें एंट्रीज में कोई मैनिपुलेशन कर दी या ऑल्ट्रेशन कर दी. ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर फिजिकल में अगर आप ऑल्टर करोगे वहां तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे पर्सन ने कटिंग करी हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है. बट सर इलेक्ट्रॉनिक में यही तो ड्रॉबैक है कि अगर मान लो आज मैंने एंट्री डाल दी, अगर किसी ने वहां से डिलीट का बटन दबा दिया तो नॉर्मल सी बात है वो ट्रांजैक्शन तो डिलीट हो जाएगी. एंड किसी को क्या पता किसने डिलीट करी किसने नहीं. तो वो सिक्योरिटी सिस्टम आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो, कंप्लीट हो एंड अनऑल्टर्ड हो. क्लियर. नेक्स्ट इज सर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल बी लीजिबल होनी चाहिए. There shall be proper system for storage, retrieval, display और प्रिंट आउट. जैसे बिल्कुल आज के टाइम में सर मोस्ट यूज्ड टैली सॉफ्टवेयर चलता है, टैली ERP 9, उसमें ये सारे फीचर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस परमिटेड बाय लॉ. जब तक परमिटेड बाय लॉ नहीं होगा तब तक आप अपने ये रिकॉर्ड्स डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे. द बैकअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शैल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. मतलब सर बैकअप तो आज के टाइम में सर सबसे खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक हथियार क्या है, डाटा. क्लियर. अगर आपका डाटा लॉस हुआ ना तो वो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, नुकसान होगा. जैसे नॉर्मली हम वर्ड बोलते हैं कि सर मान लो सपोज कि मेरा मोबाइल गुम हो गया या मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, तो मुझे हार्डवेयर की चिंता नहीं है कि मेरा वहां पे मोबाइल चोरी हो गया या लैपटॉप वहां पे चोरी हो गया. मुझे चिंता है उसके अंदर डाटा की. मुझे सबसे बड़ी चिंता उसकी क्या है, डाटा की, जो उसमें डाटा कंटेन्ड था. सर मेरे लिए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ही उस पॉइंट की है. अब लेट इट बी, अगर मैं नॉर्मली अपने पे एग्जांपल लेके चलूं, मेरे लिए बैकअप की क्या इंपॉर्टेंस है. ये क्लासेस जो आप लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं या जो मेरी ऑफिशियल फाइल्स हैं उनको मेरे लिए बैकअप करना सर बहुत जरूरी है. अगर मैं बैकअप नहीं करूंगा और रब ना करे बाय चांस कोई विंडो लॉस्ट हो गई या कोई डिवाइस में खराबी आ गई जिसके कारण डाटा सारा क्या हो गया, इरेज हो गया, अरे सर इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो तो सारी गायब होगी ना. मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मेरी तो सारी मेहनत ही खराब हो गई. इज दैट क्लियर. ओके. सो द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस. और कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस के ऊपर नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर कि हम किसकी सर्विसेज ले रहे हैं, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि मैं सर क्विक बुक्स वालों की सर्विस ले रहा हूं. क्लियर. क्विक बुक्स वालों की क्या ले रहा हूं, वहां पे सर्विस ले रहा हूं, तो वहां पे आपको नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना होगा. द लोकेशन उनकी सर्विस प्रोवाइडर की क्या है, अगर एप्लीकेबल होगी, अगर आप वहां पे मतलब उनका कोई फिजिकल लोकेशन है. अब जैसे जिनकी तो क्लाउड अकाउंटिंग है उनकी थोड़ी कोई फिजिकल लोकेशन होगी. क्लियर. वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड सच एड्रेस एज इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये आपकी आगे क्लाउड अकाउंटिंग, क्योंकि सर ट्रेंडिंग है आज के डेट में.
अगला कहता है जी हम यहाँ पे कोई डाटा मेंटेन करते ही नहीं है, हम सारा ही डाटा किस पे मेंटेन करते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग पे। एंड मोस्ट जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्विक बुक्स ही क्या करती हैं, यूज करती हैं। क्योंकि क्विक बुक्स में आप अपने सिर्फ लॉगिन आईडी आपको चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, हर चीज के स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए जाएंगे। दैट मींस प्रॉपर एक क्लाउड अकाउंटिंग की तरह वो क्या करती है, वर्क करती है। जैसे जीमेल, आप लोगों की जो ये मेल है, मेल आईडी है गूगल की, ये भी तो क्या है, क्लाउड। वो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान में देखो, एक जीमेल में आपकी मेल पे 15 जीबी स्पेस आपको वो प्रोवाइड करते हैं कि 15 जीबी तक आप उस मेल पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, जितनी मर्जी स्टोरेज आप वहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी तो सर क्लाउड ही है ना। हम अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, क्या करते हैं, नॉर्मली स्कैन करी, सीधा जीमेल पे डाल दी, अपलोड कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि सर मे बी शायद मोबाइल में से वो इंपॉर्टेंट फाइल इधर उधर हो जाए, बट ईमेल पे तो रहेगी ना। मैं कब मर्जी कहीं से भी फ्रॉम एनीवेयर अपनी ईमेल को एक्सेस करके वो डाटा क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। अब मेरी नॉर्मली आदत है कि मैं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ भी हैं, या मेरे कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, मैं उसकी स्कैन करके स्नैप लेके डायरेक्टली जीमेल पे अपलोड कर देता हूं। क्यों सर, बाय चांस मैं कहां पे हूं, मुझे किस डॉक्यूमेंट की नीड है, एंड तब मेरे पास कुछ ना कुछ जरिया तो होना चाहिए ना। क्लियर, तो वहां पे मैं कहीं से भी अपनी वो फाइल को एक्सेस कर सकता हूं। यस प्लीज। लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी लोकेशन क्या होगी, सर रजिस्टर्ड ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। क्या मैं किसी दूसरी प्लेस पे रख सकता हूं इंडिया में? All or any of the books of accounts may be kept at such other place in India as the board of directors may decide. That means इस बात के लिए कौन डिसाइड करेगा, BOD डिसाइड करेंगे। In such a case, the company shall file with the registrar a notice containing the full address of such other place। क्योंकि देखो हमें तो पता था कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही वो बुक्स को मेंटेन किया जाएगा, बट अगर आप किसी अदर प्लेस पे भी आप अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर, दैट मींस आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रख रहे, आप कहीं दूसरी प्लेस पे रख रहे हैं, तो आपको इस बात की इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी, ROC को देनी पड़ेगी। द नोटिस शैल बी फाइल्ड विद इन 7 days इन फॉर्म नंबर AOC 5। AOC मतलब अकाउंट्स वाले, जितने भी फॉर्म होंगे अकाउंट्स के रिलेटेड AOC, क्लियर, AOC 5, AOC 4, AOC 1, जितने भी हैं ये सारे के सारे AOC वाले होंगे। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफिस। क्या ब्रांच अपनी बुक्स ब्रांच में रख सकती है? वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस मे बी केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस, रख सकते हैं। इन सच अ केस प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स, सर बट इनको समरीज बना के समराइज्ड रिटर्न्स मस्ट बी periodically sent by the branch office at the registered office or at such other place where books of accounts are kept। तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ब्रांच ऑफिस क्या अपनी बुक्स ब्रांच में रख सकती है, यस रख सकती है, बट इनको सर समराइज्ड रिटर्न्स के बारे में बोल के गया कि समराइज्ड रिटर्न्स कर करके, जैसे क्वार्टरली, क्लियर, या मंथली, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, सर मंथ की रिटर्न बना के कि यहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है रजिस्टर्ड ऑफिस में, या जहां पे भी आपने रखी हुई है मेन बुक्स, वहां पे आपको भेजनी पड़ेंगी ताकि वो अपडेट कर सके। क्लियर, अदरवाइज अगर आप अपनी बुक्स ब्रांच में रखना चाहते हो रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, बट ये याद रखना कि इनको प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स पीरियोडिकली भेजनी है, और वो पीरियोडिकली में भी क्वार्टरली, वैसे यूजली क्वार्टरली होता है, क्योंकि हाँ बट जहां पे कंपनी में डाटा बहुत ज्यादा है, डेली की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे मंथली भी चलता है। क्लियर, यस। प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें संभाल के रखनी है? एवरी कंपनी शैल प्रिजर्व इन गुड ऑर्डर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टुगेदर विद द रेलेवेंट वाउचर्स। बिल्कुल। द टाइम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन शैल बी नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो आपका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसकी जो बुक्स हैं वो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक आपको कम से कम संभाल के
रखनी होगी। दैट मीन्स एटलीस्ट, नॉट लेस देन मीन्स एटलीस्ट, कम से कम 8 साल। इफ द कंपनी हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स देन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मान लो सर अभी कंपनी को बने ही 5 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, तो वो तो बात ही खत्म है। फिर तो आपको एंटायर पीरियड, जब तक आपकी कंपनी है मीन्स तब तक आपको वो बुक संभाल के रखनी पड़ेंगी। बट अदरवाइज मैक्सिमम टाइम लिमिट, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी आज की बुक्स हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी 1920 जो हमारा खत्म हो चुका, 1920 की जो बुक्स हैं वो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी, संभाल के रखनी पड़ेंगी। क्योंकि सर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी 1920 की फाइल, 1920 का केस अगले 8 साल में, ये असेसमेंट ईयर को छोड़ के अगले 8 साल में कभी भी ओपन हो सकता है। एंड तब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स अगर होंगे, उस चीज की एक्सप्लेनेशन आपके पास होगी, तभी आप अपने केस को लीड कर पाएंगे ना। इसीलिए हमने क्या किया कि कंपनीज के केस में, और यूजुअली कंपनीज का केस लगता ही लगता है, क्लियर, कंपनीज के, क्योंकि कंपनीज है ही कितनी, और कंपनीज का केस मोस्टली लगता ही लगता है। तो वहां पे आपका बेसिकली ये पॉइंट काम आएगा कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व किया या नहीं किया। अगर तो प्रिजर्व करोगे तो आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी रिप्रेजेंटेशन करने को। अदरवाइज अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, फिर तो इनकम टैक्स वाले जो मर्जी पेनल्टी लगा दें आपके ऊपर। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमें यह मैंडेटरी किया गया कि आपको ये बुक्स क्या करनी है, प्रिजर्व करनी है। यस, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी इज ऑर्डर्ड, जहां पे इन्वेस्टिगेशन कंपनी की ऑर्डर की गई, तो सीजी में डायरेक्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज मे बी डायरेक्टेड बाय द सीजी। फिर तो वहां पे सीजी की चलेगी। सीजी ने कहा जी 10 साल तो 10 साल, 15 साल तो 15 साल, क्योंकि सर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया हुआ है ना। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमें ये नहीं पता कि उस फैक्ट को ढूंढने के लिए हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। तो जो आपको डीम फिट लगेगा, सीजी बाय ऑर्डर आपको लॉन्गर टाइम पीरियड भी बोल सकती है, बट नॉट लेस देन 8 मंथ्स, सॉरी 8 ईयर्स, 8 फाइनेंशियल ईयर्स। क्लियर? सो 8 फाइनेंशियल ईयर तो आपने अपनी बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना ही करना है। क्लियर? यस, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, क्या इनकी कोई इंस्पेक्शन भी होती है? बिल्कुल। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा मेंटेन्ड विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर उन बुक्स को चेक करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, तो वो कर सकता है at the registered office of the company or at such other place in India where the books have been kept during business hours। बिल्कुल सही बात। Financial information maintained outside India may be inspected by any director subject to such condition as may be prescribed। मतलब अगर वो बुक्स, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपकी आउटसाइड इंडिया है, तो डायरेक्टर कर तो सकता है, बट उसको कुछ मींस कंडीशंस का क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशंस? नीचे ही अपने पास गिवन है। यस, द समराइज्ड रिटर्न्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया shall be sent to the registered office at quarterly intervals। फर्स्ट ऑफ ऑल जो समराइज्ड रिटर्न्स होंगी, क्योंकि नेचुरली आपके वो डाटा आउटसाइड इंडिया पड़ा है ना, तो क्वार्टरली वो डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। सच समराइज्ड रिटर्न्स shall be kept and maintained at the registered office or of the company and kept open to the directors for inspection। That means जो हमने वो समराइज्ड रिटर्न्स आपके पास भेजी हैं, आप उनको ओपन रखोगे फॉर इंस्पेक्शन, कि अगर किसी भी डायरेक्टर ने उनकी इंस्पेक्शन करनी है तो वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री इज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर। मैं कह रहा हूं जी चलो समराइज्ड रिटर्न तो आप खुद भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वार्टरली बेसिस पे हमारे पास समराइज्ड रिटर्न्स आ रही हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मुझे रिक्वायर्ड है, कि मैं जानना चाहता हूं कि वहां पे इस पॉइंट के बारे में क्या चल रहा है। तो वहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, द डायरेक्टर शैल फर्निश अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी सेटिंग आउट द फुल डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप हमें एक रिक्वेस्ट करो, उसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सॉर्ट एंड द पीरियड फॉर विच सच इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट, कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना है पिछले 3 साल का,
तो आप हमें प्लीज एक रिक्वेस्ट बना के दें जिसके अंदर टाइम पीरियड हो कि किस टाइम पीरियड की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, उसकी एक रिक्वेस्ट आप हमें बना के दे दीजिए कंपनी को। द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर मैं वो इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश करूंगा ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। तो यहां पे मैं बाहर लिख रहा हूं कि विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। जिस दिन आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट आई उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सब रूल्स 2 and 3, जो हमने ऊपर ये मांगी 2, 3 के अंदर, शैल बी सोट फॉर बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने लिए मंगवाई है, एंड नॉट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव, मेरा कोई एजेंट या मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके कोई अदर पर्सन नहीं मंगवा सकता। मैं डायरेक्टर खुद सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता हूं, मेरे बेसिस पे कोई अदर पर्सन वहां पे नहीं मंगवा सकता। क्लियर? द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी। सर मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सब्सिडरी कंपनी है, दैट मीन्स आई एम द होल्डिंग कंपनी, एंड अगर मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहता हूं तो क्या मैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता हूं? क्या मैं उनके अकाउंट्स देख सकता हूं? शैल बी मेड ओनली बाय द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन, क्लियर, ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट मीन्स जिसको बोर्ड क्या करेगा, ऑथराइज्ड करेगा बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, वही पर्सन सिर्फ और सिर्फ वही डायरेक्टर उस कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर पाएगा, इंस्पेक्ट कर पाएगा, चेक कर पाएगा। ऐसे नहीं एनी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर नहीं, जो ऑथराइज्ड होगा सिर्फ वो। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू गिव टू द पर्सन मेकिंग इंस्पेक्शन ऑल रीजनेबल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन। अब लेट इट बी, यहां पे बात की गई एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉय। अब सर देखो, बुक्स तो किसी ने बनाई है ना, बट मैं कंपनी का ऑफिसर हूं या मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं कंपनी की बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी इंस्पेक्शन करने के लिए, मुझे जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी, वो सारी की सारी असिस्टेंस ये लोग मुझे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, सो दैट मैं अपनी इंस्पेक्शन प्रॉपर वे से कर सकूं। अरे जैसे हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, तो वहां पे जब जाएंगे, मुझे थोड़ी पता कि उसने एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी, तो मैं तो इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पे आया, तो मुझे डिटेल तो वही प्रोवाइड करेंगे ना। अगर मुझे कोई भी क्वेरी होगी, मेरा कोई भी क्वेश्चन मार्क होगा, उसको रिजॉल्व कौन करवाएंगे, असिस्टेंस तो वही प्रोवाइड करेंगे ना कंपनी वाले। ये पॉइंट क्लियर? सो बेसिकली इंस्पेक्शन के लिए और रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सो दैट वो इंस्पेक्शन अपनी प्रॉपर वे से कर सके। एंड लास्ट इज सर पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड पेनल्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? एमडी, डब्ल्यूटीडी इंचार्ज ऑफ फाइनेंस जो होगा, सीएफओ एंड एनी अदर पर्सन हु इज चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद सच ड्यूटी, दैट मींस हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। क्लियर? तो उस केस में मेन तो वर्ड पहले 3 है, एमडी, डब्ल्यूटीडी और सीएफ। मेन तो चलो एमडी तो हुआ ही हुआ कंपनी का, ये दोनों तो डायरेक्टर्स हुए। ये पर्सन मेन होता है जो फाइनेंस हेड होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर वे से मेंटेन करने की। एंड पनिशमेंट क्या होगी सर इनके लिए? इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन मिनिमम कितना, 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और बोथ व्हाटएवर। तो ये पनिशमेंट सेक्शन 128 की, दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 आपका किसके ऊपर था? ये जो हमने इतना सारा सेक्शन रीड आउट किया सर, ये प्योरली यहां पे अगर लिखें सर, ये हमारा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, कि उनकी लोकेशन क्या होगी, उनकी प्रेपरेशन क्या होगी, मैनर क्या होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करनी होगी, उनकी इंस्पेक्शन के रिलेटेड लगा लो, पनिशमेंट क्या होगी, तो वो सारी प्रोविजंस हमने यहां पे सम अप करी। क्लियर? आइए नेक्स्ट आगे सेक्शन 129 क्या करते हैं स्टार्ट, बट उससे पहले एक ये छोटा सा पैराग्राफ हमारा पेंडिंग है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013। एमसीए ने क्लैरिफाई किया, क्लियर, कि ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट छोड़ दो, कुछ नहीं है, फालतू के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आओ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग टू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड हमारी प्रोविजंस हैं। आइए, लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, हाँ सर पढ़ चुके पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कंप्लाई विद एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 133। आगे यही पॉइंट आएगा। 133 के अकॉर्डिंग टू आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवाना है, कंप्लायंस करवाना है। क्लियर? इफ एफएस डू नॉट कंप्लाई विद एएस, अगर मान लो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई नहीं कर रही, तो कंपनी डिस्क्लोज करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या, डेविएशन फ्रॉम द एएस, रीजन फॉर सच डेविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। तो मतलब ये डिस्क्लोजर्स हैं, ये काइंड ऑफ क्या है, ये डिस्क्लोजर है कि अगर आप अपने एएस का कंप्लायंस वहां पे नहीं कर रहे तो वहां पे आपको डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि क्या क्या डेविएशन है, रीजन फॉर डेविएशन क्या है एंड उस डेविएशन का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। The FS shall be in the form or forms may be provided for different class or classes of companies in Schedule 3। वो तो सब ऑलरेडी जानते हैं। जैसे अगर आपको नॉर्मली पता हो सर, जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनको शेड्यूल 3 प्रोवाइड किया गया, जो बैंकिंग कंपनीज है उनके लिए अलग फॉर्मेट है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए अलग फॉर्मेट है। क्लियर? एंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उनके लिए अलग फॉर्मेट है। दैट मीन्स ये जो कंपनीज एक्ट ने आपको प्रोवाइड किए फॉर्मेट, वो ईच क्लास के लिए अलग अलग फॉर्म्स क्या प्रोवाइड किए। ये नहीं है कि सबका सेम ही फॉर्म कर दी। अब अगर आप जैसे अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग रीड आउट करेंगे या अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस रीड आउट करेंगे तो उनकी अकाउंटिंग का फॉर्मेट अलग है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अलग है और नॉर्मल कंपनीज का फॉर्मेट अलग है। तो शेड्यूल 3 ने अलग अलग प्रेस्क्राइब किया सबके लिए, डिफरेंट काइंड्स के लिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी लो आई गया। सर ये सेक्शन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच अ फॉर्म ऑफ एफएस हैज बीन स्पेसिफाइड इन द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। मैं तो पहले बता चुका कि ये जो 129 सेक्शन है ये बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके लिए उनके पर्टिकुलर एक्ट ने, बैंकिंग एक्ट ने, इंश्योरेंस एक्ट ने, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने एक अलग से फॉर्मेट प्रोवाइड किया उनकी बैलेंस शीट्स का, उनके रेवेन्यू अकाउंट्स का। क्लियर? सो बेसिकली ये 129 सेक्शन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एंड लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस, एट एवरी एजीएम, ये हम बेहतर पढ़ चुके। एजीएम के अंदर हमने पॉइंट रीड आउट किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये वही पॉइंट है। क्लियर? कि हर एजीएम में बोर्ड शैल ले द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब एजीएम में रखे जाएंगे, लाए जाएंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सीएफएस। सीएफएस यहां पे क्या हुआ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पे कैश फ्लो ना बोल देना, कैश फ्लो तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होंगी अगर होंगी। ये सीएफएस कौन सी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंसोलिडेट करके बनाई गई, एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज इफ एनी। क्लियर? दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्लस एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो आपको वहां पे क्या करनी पड़ेंगी, एजीएम में लानी पड़ेंगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज यस, हमारी बात चल रही थी नेक्स्ट आगे कि एजीएम के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, ले डाउन करेंगे, ताकि एजीएम के अंदर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया जाए एंड उनको कंसिडर किया जाए। नाउ फॉर्म एंड आइटम्स कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रूल 4A ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 makes the following provisions। क्या, the financial statement shall be in the form specified in schedule 3 to the act and comply with AS or Indian accounting standards as applicable। अगर आज के टाइम की हम बात करें सर, AS तो काफी पुराने हैं बट आजकल डे बाय डे कन्वर्जेंस होती जा रही है। दैट मीन्स AS को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें, इंड AS में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज इंड AS।
क्लियर। बट हाँ, इंटर तक के हमारे सिलेबस में अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। बट जब आप फाइनल में जाओगे, फाइनल में आपको प्योरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज इंड एएस क्या करवाए जाएंगे, रीड करवाए जाएंगे। क्लियर। सो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, मे बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या मे बी इंड एएस हो, तो वो आपको कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे, प्लस शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टू आपको जो फॉर्मेट दिया गया। The items contained in the financial statement shall be prepared in accordance with the definition and requirements specified in the AS and the Indian accounting standards as the case may be। सर मतलब जो AS में रूल्स आपको प्रोवाइड किए गए, जो इंड एएस में आपके सामने ये प्रोविजंस रखी गई, उन्हीं के अकॉर्डिंग टू आप हर आइटम को प्रेजेंट करेंगे, प्लस सारा फॉर्मेट एज इट इज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा आपको बताया गया। यस, CFS के बारे में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज, इट शैल आल्सो प्रिपेयर CFS ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज। दैट मीन यहां पे अगर कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं या एसोसिएट कंपनीज हैं, तो वहां पे आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। दैट मींस आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओगे स्टैंड अलोन, अपनी अलग से तो बनाओगे, प्लस अलग से CFS बनाओगे। दैट मींस इनके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस आपकी सब्सिडरीज की प्लस आपकी एसोसिएट की, सबको मिला के आप अपनी कंसोलिडेटेड पिक्चर क्लियर करेंगे। The provisions relating to the preparation, adoption and audit of FS of a holding company shall mutatis mutandis apply to the CFS। मतलब जो provisions एक financial statement के ऊपर लगती हैं, वही same provisions CFS के ऊपर भी क्या होंगी, applicable होंगी। Sir, the CFS shall be prepared in the same form and manner as that of its own। जैसे कि मैं अपनी बैलेंस शीट वहां पे प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे प्रिपेयर कर रहा हूं, वैसे ही ये वहां पे बनाई जाएंगी। The CFS shall be prepared in accordance with the applicable AS, बिल्कुल सही। The CFS shall also be laid before, ये अभी ऊपर पॉइंट रीड आउट करके है कि AGM में इनको भी लेके जाया जाएगा। CG may provide for the consolidation of accounts of companies in such manner as may be prescribed, और वो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नीचे आपके सामने पड़ी है। Rule 6 of the Companies Rule 2014 lays down the following provisions। Yes, number 1 is कंसोलिडेशन ऑफ FS ऑफ कंपनी, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 एंड द एप्लीकेबल AS। सर बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऊपर भी यही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा था। इफ अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर द AS, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू आपकी कंपनी को CFS बनाने की जरूरत नहीं है। इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने शेड्यूल 3 का भी कंप्लायंस कर दिया दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि सर CFS तो आपको बनानी ही नहीं ना। CFS तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसको छोड़ो, सिर्फ शेड्यूल 3 का ही कंप्लायंस कर दो, वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, preparation of CFS shall not be required for a company if it satisfies all the following कंडीशंस। मतलब सर आपको ये CFS का पंगा लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सारी की सारी कंडीशंस आप क्या करवा दोगे, सेटिस्फाई। कौन कौन सी? इट इज अ कंपनी हु सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड एंड आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। मतलब सर हमारी जो कंपनी है वो प्योरली, मैं ऊपर से रब कर दूं, हमारी जो कंपनी है वो सर अनलिस्टेड है, मतलब दूर दूर तक हमारा कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना तो हमारे शेयर्स लिस्टेड हैं और ना ही होने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्लियर? इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, मेरी जो अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, मेरी ऊपर वाली जो होल्डिंग कंपनी है, फाइल्स CFS विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद द AS। तो मुझे करने की क्या जरूरत, जब मेरी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने ROC को CFS बना के दे दी, तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पिक्चर तो उसमें क्लब कर गई। क्लियर? अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं, लेट इट बी ये A है और ये B और ये C। A होल्ड करता है B को एंड B होल्ड करता है C को, बात चल रही है B की। अगर B की बेसिकली सर ये
होल्डिंग हुई और ये सब्सी हुई, और इसके लिए ये होल्डिंग हुई और ये सब्सी हुई। सर एक बात बताओ, मेरे को सीएफएस बनाने की जरूरत क्या है, बी को सीएफएस बनाने की जरूरत क्या है? अगर मेरी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ए ने सीएफएस बना के आरओसी के पास फाइल कर दी, तो मेरी पिक्चर तो भी उसी के अंदर आ चुकी, तो ये सारी पिक्चर उसके अंदर आ चुकी, तो मुझे अलग से सीएफएस वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अल्टीमेट होल्डिंग ने वो सारी पोजीशन कंसोलिडेट करके एक बार में ही बना के पेश कर दी। क्लियर? नेक्स्ट इज, मतलब ये एक मिनट, थर्ड पॉइंट का आई थिंक यहाँ पे बी सी, हाँ मतलब इसकी दो ही कंडीशंस हैं। ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, ये ए पॉइंट है यहाँ पे, ए और बी। क्लियर? एंड आफ्टर दैट सर, अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी सब्सिडरी, कोई ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी नहीं है बट हैज वन और मोर एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर और बोथ, is not required to prepare CFS in respect of associate companies, joint ventures. However, this relaxation shall be available only for the financial year 14-15. ये तो सर कब का चला गया, ये तो कब का चला गया। मतलब इनके केस में आपकी जो रिलेशन में है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट कंपनीज हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं। मतलब सब्सिडरी तो है ही नहीं सर। अगर सब्सिडरी है नहीं है तो इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई कि आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी सब्सिडरी इन इंडिया बट हैज वन और मोर सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है बट इंडिया में नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हाउएवर, ये भी रिलैक्सेशन आपको कब दी गई? 14-15 के अंदर। तो बेसिकली सर ये पॉइंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी शायद बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाए जहां पे पर्टिकुलरली आपको ना वो केस में उलझाने की कोशिश करेगा, आप वहां पे फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना। ये फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2014-15 के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी। आप बाकी सारा केस रीड आउट कर लोगे, आप ये ध्यान नहीं दोगे कि वहां पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा लिखा हुआ है, वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। आप कहोगे सर एसोसिएट कंपनीज तो हैं, सर सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया तो है, तो इनको सीएफएस बनानी चाहिए। ध्यान से रीड आउट करो वहां पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा लिखा हुआ है। क्लियर? तो समटाइम्स क्या होता है, वो हल्का सा पॉइंट इतना बोल देगा और बाकी आपका केस का ध्यान कहीं और ले जाएगा, बट आप अपने पॉइंट पे स्टिक रहें कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेटमेंट containing salient features of the subsidiaries and associate companies. Yes, the company shall also attach along with its financial statement a separate statement containing the salient features of FS of its subsidiaries and associate companies. ये फॉर्म हमने कई बार वहां पे भरा है। दैट मीन्स ऑफिस में जिन कंपनीज का रिलेशन, दैट मीन्स जिन कंपनीज को कोई सब्सिडरी होती थी, एसोसिएट कंपनीज होती थी, तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करूंगा ही करूंगा। मतलब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ सेलिएंट फीचर्स ऑफ, जो सेलिएंट मतलब वर्ड के वो कहेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ एफएस ऑफ माय सबसिस और जो एसोसिएट होंगी, क्लियर, वो भी मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने फॉर्म कौन सा बनाया? AOC 1। क्लियर? AOC 1 आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। एग्जम्पशन, CG may by notification exempt any class or classes of companies from complying with any of its requirements of this section or the rules made thereunder. CG may grant exemption on its own, अपनी मर्जी से, या उसको कोई अप्लाई करे तो। CG may grant such exemption if it consider necessary to grant such exemption in the public interest, अगर उसको लग रहा है, and such exemption may be granted either unconditionally or may be subject to such conditions. वो तो उनकी इच्छा है। इतना पता, ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ CG के पास है। क्लियर? नोट्स, for the purpose of section 129 any reference to FS shall include any notes annexed to the financial statement. वो तो सर स्टार्टिंग में पढ़ चुके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स हैं वो जरूरी हैं। क्लियर? पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल एंड पनिशमेंट, सर ये पीछे वाला अपना वही रिपीट हुआ।
क्लियर, यहां पे भी वही पॉइंट, कौन कौन पर्सन, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ और एनी अदर पर्सन जो चार्ज बाय द बोर्ड होगा, और ऑल द डायरेक्टर्स, बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, ऑल द डायरेक्टर्स इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑफिसर्स मेंशन्ड अबव। क्लियर, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन, सेम पनिशमेंट, क्या, 1 साल तक की सजा, 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन, दोनों में से कोई भी, या मे बी बोथ। क्लियर, एग्जम्पशन, ये जो सेक्शन है 129 शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी एंगेज्ड इन, किसमें, डिफेंस प्रोडक्शन में जो लगी हुई है। क्लियर, टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेगमेंट रिपोर्टिंग इफ इट हैज नॉट कमिटेड एन डिफॉल्ट। यहां पे भी अगर उस गवर्नमेंट कंपनी ने एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं किया तो सेक्शन 129 की एग्जम्पशन वो क्लेम कर सकते हैं। क्लियर, तो मतलब ये तो हर जगह कॉमन होएगा कि सर एनुअल फाइलिंग मतलब सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना विद द रजिस्ट्रार, एंड सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग टू एनुअल रिटर्न फाइल करना विद द रजिस्ट्रार। अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो बेसिकली आप 129 की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और ये एग्जम्पशन किसके लिए है, प्योरली गवर्नमेंट कंपनी जो बेसिकली डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। क्लियर, नेक्स्ट इज सेक्शन 130, बहुत ही इजी सेक्शन, सिंपल सेक्शन, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। सर क्या जो एक बार अकाउंट्स क्लोज हो चुके, क्या उन अकाउंट्स को दोबारा रीओपन किया जा सकता है? दैट मीन्स एक बार जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो चुका, क्या उसकी बुक्स दोबारा कभी खोली जा सकती हैं? खोलने का मतलब ये नहीं कि खोल के देख ली सर, दैट मीन्स उनको रीओपन करके अगर उन्हें कोई चेंजेस करनी है, क्या वहां पे कुछ चेंजेस हो सकती हैं? यस, कंडीशंस, पहले तो एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सर एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, एंड अप्लाई करने वाले कौन होंगे, एप्लीकेशन बाय कौन, सर ये सीजी, सेबी मतलब सेक्टरल रेगुलेटर्स, इनकम टैक्स वाले। क्लियर, या कोई भी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और एनी पर्सन जो कंसर्न्ड होगा। ये पर्सन की एप्लीकेशन पे, ये पर्संस की एप्लीकेशन पे आप अपने उस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की बुक्स को रीओपन करवा सकते हो। क्लियर, बट ये भी नहीं कि अगर इन्होंने कह दिया तो मतलब कोर्ट तैयार बैठी थी या ट्रिब्यूनल ने कह दिया हाँ जी इनके अकाउंट्स ओपन करवाओ। पहले ये अपने आप को सेटिस्फाई करवाएंगे कि आपके पास एक वैलिड रीजन है, सफिशिएंट कॉज है कि आप उनकी बुक्स को रीओपन करवाना चाहते हो। अभी तक मैंने ये बताया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं करवाऊंगा, मुझे किसी ने अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया, मेरे पास सीजीआई, सेबी, इनकम टैक्स वाले या कोई अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर, या बेसिकली कोई एनी पर्सन कंसर्न जो होगा। यस, इन्होंने मुझे क्या दी, एप्लीकेशन। An order is made by a court or the tribunal to the effect that the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner। मतलब सर आपने उनको विश्वास दिलवाया कि ये जो सर अकाउंट्स बनाए गए थे कंपनी की ओर से ये फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए। दैट मीन्स हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि अर्लियर अकाउंट्स में कोई मैनिपुलेशन हुई है, वहां पे फ्रॉड हुआ है, इसीलिए हम उनके अकाउंट्स क्या करवाना चाहते हैं, ओपन करवाना चाहते हैं। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज थे during the relevant period, because of which doubts are raised as to whether financial statements are reliable or not। मतलब आज आपका जो डाउट है वो फ्रॉड के ऊपर है और मिसमैनेज के ऊपर है, इसीलिए आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देके उनके अकाउंट्स वहां पे दोबारा ओपन करवाना चाहते हैं। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस टू एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन। मुझे पहले सेटिस्फाई करवाओ कि वो ऑर्डर मैं क्यों पास करूं। ये नहीं है कि आपने मुझे अप्लाई किया, मैंने उसकी उन कंपनीज की बुक्स को ओपन करवा लिया, ये काम नहीं चलेगा। पहले मुझे सेटिस्फाई करवाओ कि आप उनकी अकाउंट्स क्यों ओपन करवाना चाहते हैं। क्लियर, दैट मीन्स इफ एनी मेड बाय द सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी पर्सन कंसर्न। मतलब ये पॉइंट हमारा मेन है, बी पॉइंट, कि मैं ऑर्डर क्या दूंगा उनको। No reopening of books of accounts for a period earlier than preceding 8 financial years। मतलब 8 साल, प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स के अगर से पहले कोई आप बुक्स ओपन करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा सकते। नो ऑर्डर शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड
अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारा 2021, सर 2021 से पिछले 8 साल तक की अगर आपने बुक्स ओपन करवानी है तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो उनके पास होगा ना, उनका रिकॉर्ड तो उन्होंने मेंटेन किया होगा। बट अगर आप उससे प्रीवियस आप 10वें साल की 12वें साल की बुक्स को रीओपन करवाना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं सर, अलाउड ही नहीं है। पॉसिबल क्या होगा, क्लियर, क्योंकि हमें बेसिकली बुक्स प्रिजर्व करने का ऑर्डर कितना दिया था 8 फाइनेंशियल ईयर्स, तो ओपन भी आप 8 फाइनेंशियल ईयर्स की करवा सकते हो ना, उससे प्रीवियस थोड़ी करवाओगे, क्लियर। हाउएवर बट अगर आपको सीजी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू लॉन्गर पीरियड के लिए कहा गया था कि आपको मोर देन 8 ईयर्स बुक्स प्रिजर्व करनी है, फिर वहां पे ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे मान लो सीजी ने आपको ऑर्डर दिया था कि आपकी बुक्स 12 साल के लिए आपने क्या करनी है, प्रिजर्व करनी है, तो आपको अगर वो 10th ईयर की बुक्स निकलवाना चाहते हैं, 9th ईयर की या 11th ईयर की, तो वो बुक्स भी आपको देनी पड़ेंगी। दैट मीन्स आपके अकाउंट्स वो भी ओपन किए जाएंगे। तो वो तो सर वैसे भी डीम्ड है ना, ये तो फालतू का पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास बुक्स होंगी तो मैं रीओपन करवा दूंगा, अगर लॉ के अकॉर्डिंग तो मेरे पास बुक्स ही नहीं है तो रीओपन किसको करोगे सर। आपने खुद कहा था कि 8 साल तक बुक्स मेंटेन करनी है, तो 8 साल तक की बुक्स को रीओपन करवाओ ना, उससे प्रीवियस वाली क्यों करवा रहे हो। हाँ, प्रोवाइडेड अगर सीजी ने खुद कहा था कि मुझे 8 साल से ज्यादा प्रिजर्व करनी है, क्लियर, मतलब मान लो 12 साल 15 साल वट जितना भी कहा था, फिर अलाउड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। रिकास्ट अकाउंट्स टू बी फाइनल, द अकाउंट्स रिवाइज्ड और रिकास्ट जो होंगे, रिवाइज करने के बाद जो होंगे वो क्या माने जाएंगे, फाइनल माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहां तक हमने आज बेसिकली 5 पेजेस इसके रीड आउट किए, क्लियर। एंड सेक्शन 131 से, ये भी बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, क्लियर, 131 से, एंड आई थिंक मे बी इसके ऊपर 2 लेक्चर्स हमारे और लगेंगे बड़े आराम से, क्योंकि टॉपिक करते करते यहाँ पे पॉइंट्स बताने वाले काफी होते हैं, क्लियर। सो 131 सेक्शन से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। एंड तब तक के लिए हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस रीड आउट किए डिटेल में, जिनमें से 2 तो बहुत ही डिटेल थे। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, एंड 130 तो नॉर्मली क्या था सर, अगर आप बेसिकली अकाउंट्स को रीओपन करवाना चाहते हो, दैट मीन्स फिर हमें कोर्ट या ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एंड कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होने के बाद जो भी ऑर्डर उनको डीम फिट लगेंगे वो वहां पे रीओपनिंग के लिए क्या करेंगे, पास करेंगे। एंड जो भी अकाउंट्स अब रिवाइज होंगे, रिकास्ट होंगे, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, ध्यान रखना, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे जो ये अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे, ये अपने आप में फाइनल माने जाएंगे। और ये बेसिकली करे भी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अर्लियर ईयर में आपने कोई फ्रॉडुलेंट वे से अकाउंट्स बनाए थे या वहां पे मिसमैनेज्ड अकाउंट्स थे, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को सही करने के लिए आपके अकाउंट्स को दोबारा रीओपन करवाया जाएगा, क्लियर। सो 131 सेक्शन से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करवाऊंगा, एंड तब तक के लिए आप इनको प्रॉपर वे से रिवाइज करें, क्लियर। एंड जो नोटिंग यहाँ पे हमने करी है सर, इसको साइड बाय साइड आप प्रॉपरली नोट कर लिएगा, क्लियर। ओके, थैंक्स अ लॉट।